दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की चर्चा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 19 दिसंबर को देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये सिर्फ तारीखों का संयोग है या फिर सत्ता के गलियारों में वाकई कोई बड़ा बदलाव पक रहा है? इस वक्त देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि जैसे ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। राजनीति में यूं तो कुछ भी अचानक नहीं होता, लेकिन जो संकेत इस वक्त सामने आ रहे हैं वो सवाल खड़े करने के लिए काफी हैं। दरअसल बीजेपी के भीतर पिछले कुछ समय से असामान्य हलचल देखी जा रही है। ऐसी हलचल जो सिर्फ संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक दशक से पार्टी और सरकार दोनों के सबसे बड़े केंद्र रहे हैं, लेकिन अब पार्टी के भीतर से ही उनके नेतृत्व को लेकर धीरे धीरे फुसफुसाहट तेज होती दिख रही है। सबसे अहम संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव से जुड़ा है। बीजेपी में परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच पूरा तालमेल हो, लेकिन इस बार अध्यक्ष परिवर्तन की प्रक्रिया असामान्य रूप से लंबी खिंची दिखी। और जैसे ही नया चेहरा सामने आया, वैसे ही ये सवाल उठने लगा कि क्या अगला नंबर प्रधानमंत्री पद का है। अब आते हैं बीजेपी के अंदरूनी पावर स्ट्रक्चर पर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो अब भी जनता में सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो संगठन और रणनीति के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। पिछले कुछ समय से एक चीज साफ नजर आ रही है, जहां पीएम मोदी कई मुद्दों पर खामोशी साधे हुए दिखते हैं, वहीं अमित शाह खुलकर मोर्चा संभालते नजर आते हैं। खास तौर पर SIR यानी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर चुनाव आयोग के बचाव में खड़े नजर आते हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह पावर सिग्नल है। राजनीति में जो बोल रहा होता है वो सिर्फ राय नहीं रख रहा होता है, वो अपनी स्थिति भी दिखा रहा होता है। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी के भीतर दो पावर सेंटर बनते दिख रहे हैं? क्या पार्टी अब वन मैन शो से आगे किसी नए मॉडल की तरफ बढ़ रही है? और अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका आने वाले समय में क्या होगी? 19 दिसंबर की तारीख इसीलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कुछ संगठनात्मक फैसलों, कुछ राजनीतिक संकेतों और कुछ बड़े ऐलानों की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं कहा गया है, लेकिन राजनीति में खामोशी भी कई बार बहुत कुछ कह जाती है। एक और दिलचस्प पहलू है बीजेपी के भीतर पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन। मोदी युग पूरी तरह करिश्मा आधारित रहा है, लेकिन संगठन के भीतर अब ये बहस भी चल रही है कि क्या पार्टी मोदी के बाद के दौर के लिए तैयार है या नहीं। और अगर तैयारी शुरू हो चुकी है तो क्या यही वजह है कि अंदरूनी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं? विपक्ष भी इन संकेतों को गंभीरता से देख रहा है। कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और सत्ता विरोधी खेमे, सबकी नजर बीजेपी के अंदरूनी हलचल पर टिकी है, क्योंकि बीजेपी के भीतर लीडरशिप को लेकर असंतुलन बढ़ता है तो उसका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। अब बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई किसी दबाव में हैं या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहें हैं जो हर बड़े नेता के इर्द गिर्द समय समय पर उड़ती रहती है? इसका जवाब आज किसी के पास साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। राजनीति में जब सवाल उठने लगे, जब अटकलें तेज हो जाएं और जब तारीखें मायने रखने लगे, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। 19 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं हो सकती, ये या तो इन अटकलों पर पूरा विराम लगाएगी या फिर नई राजनीति बहस की शुरुआत करेगी। अब देखना यह है कि बीजेपी इन सवालों का जवाब खुले तौर पर देती है या फिर हमेशा की तरह खामोशी को ही रणनीति बनाकर आगे बढ़ती है। फिलहाल देश की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और हर किसी की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पहले जैसी सुरक्षित है? तो अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझिए।
एक तरफ दिल्ली में सत्ता के गलियारों में खींचतान और खामोशी दिख रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से ऐसा बयान दिया है जिसे पार्टी लाइन से हटकर सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने वो बात कह दी है जो अब तक बीजेपी के भीतर कान बंद करके दबाई जा रही थी। योगी ने साफ कहा है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जो करीब 4 करोड़ नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, उनमें से 85 से 90% बीजेपी के अपने वोटर हैं। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। अब आप जरा रुकिए, इस एक बयान के मायने समझिए। ये बयान सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीति पर सीधा प्रहार करता है। अब सवाल उठता है, एसआईआर आखिर है क्या? सरल भाषा में समझिए, एसआईआर के तहत मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण किया जाता है, यानी कौन जिंदा है, कौन शिफ्ट हो गया है, कौन डुप्लीकेट है, इन सब की जांच। लेकिन जब इसी प्रक्रिया में 4 करोड़ नाम काट दिए जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। अब योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे आंकड़ों की बात की। योगी ने कहा, अगर उत्तर प्रदेश की आबादी देखें तो 18 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या करीब 16 करोड़ होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक आंकड़ा नहीं है, ये जनसंख्या के हिसाब से स्वाभाविक गणना है। अब सवाल यह है, एसआईआर के बाद मतदाता सूची में कितने नाम बचे, कितने नए नाम जुड़े और कितने पुराने नाम काट दिए गए? यही वो सवाल है जिससे चुनाव आयोग भी बचता रहा है। और अब तक बीजेपी भी। योगी के बयान की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वोटर विपक्ष के थे, उन्होंने साफ कहा 85 से 90% हमारे अपने वोटर थे, यानी बीजेपी का ही कोर वोटर बैंक। अब सोचिए, अगर सच में बीजेपी के अपने समर्थक इतनी बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हो गए तो इसका सीधा नुकसान किसे होगा? बीजेपी को। यहीं से बीजेपी के अंदर की दरार और साफ दिखाई देने लगी है। एक तरफ केंद्र में बैठे नेता एसआईआर का बचाव कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री खुद इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये सिर्फ राय का फर्क नहीं है, ये पावर स्ट्रगल का संकेत है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिनका जनाधार खुद का है। वो सिर्फ संगठन से नहीं बल्कि सीधे जनता से ताकत लेते हैं। और जब ऐसा नेता खुले मंच से ऐसा बयान देता है तो उसका मतलब होता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ आगामी चुनाव को लेकर चिंतित हैं, या फिर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो उसका खामियाजा सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता को भी भुगतना पड़ेगा। ये बयान बीजेपी आलाकमान के लिए असहज करने वाला है, क्योंकि अब तक पार्टी की रणनीति यही रही है कि एसआईआर को तकनीकी प्रक्रिया बताकर मामले को ठंडा कर दिया जाए, लेकिन योगी ने इसे सीधे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब जरा विपक्ष की नजर से देखिए, विपक्ष पहले से कह रहा है कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से लाखों करोड़ों नाम हटाए गए। अब वही बात बीजेपी के अंदर से आ रही है, और वो भी योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के मुंह से। इससे एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या बीजेपी के भीतर नेतृत्व को लेकर 2 अलग अलग सोच बन चुकी है? एक सोच जो केंद्र में चल रही है और दूसरी सोच जो जमीन से उठ रही है। और अगर ऐसा है तो आने वाले समय में ये टकराव और तेज होगा। अब 18 और 19 दिसंबर की तारीख इसीलिए और अहम हो जाती है क्योंकि जब पीएम की कुर्सी
राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलाव, एसआईआर पर विवाद और योगी का बयान सब एक साथ सामने आए तो इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। फिलहाल स्थिति ये है, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और पार्टी के अंदर से खुली असहमति की आवाजें आने लगी है। राजनीति में जब अंदर की बातें खुले मंच पर आने लगे तो समझ लीजिए मामला गंभीर है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बयान को नजरअंदाज करेगी या फिर एसआईआर को लेकर कोई बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बीजेपी का अपना वोटर मतदाता सूची से बाहर हो गया है तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है और यही डर इस वक्त सत्ता के गलियारों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है खामोशी के पीछे बहुत कुछ उबल रहा है। इसी बीच यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को योगी के खिलाफ अमित शाह की फील्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर तब जब 2027 का विधानसभा चुनाव और मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा दोनों एक साथ चल रही है। ऐसे में आरएसएस की तरफ से योगी के समर्थन में आए संकेतों ने इस खींचतान को और ज्यादा गहरा कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का ये दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को इस्तीफा दे सकते हैं, सियासी गलियारों में सनसनी फैला रहा है। अब ये बयान ऐसे में सांसदों की अचानक से बैठक, रात्रि भोज और हाजिरी की गिनती, ये सभी ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कुछ बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है। कुल मिलाकर योगी बनाम अमित शाह की इस अंदरूनी जंग में सवाल अब सिर्फ नेतृत्व का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के भविष्य का बन चुका है। और अब 19 दिसंबर को सभी के निगाहें किसी बड़े राजनीतिक फैसले पर टिकी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री अब सीधे तौर पर महाराष्ट्र से मिलेगा, यानी कि अब कोई मराठी प्रधानमंत्री बनेगा। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को अपना इस्तीफा सभी के सामने सौंप देंगे और साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।